चॉइसेस की तरफ बढ़ा जाए और उस कड़ी में कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर गुरमीत चड्ढा साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। गुरमीत जी, गुड मॉर्निंग। ये पहली चीज तो आजकल जो पूरे वीकेंड इतना पढ़ लिया जितना आपने जिसमें बैंक में खाता है उसके बारे में नहीं पढ़ा था मैंने। ये एसवीबी, सिलिकॉन वैली बैंक, गुरमीत, उसके बाद दो और बैंक्स के नाम जुड़ गए साथ में। ये आंकलन, अब जो कुछ हुआ, ओवरनाइट डेवलपमेंट, सब कुछ मिला मिलू के क्या रीडिंग है आपकी? बड़ा सवाल तो सब ये जानना चाहते हैं, भाई ये कंटेजियन रिस्क है या ये दरअसल कंटेन हो गया? आप कैसे देख रहे हो? आशीष, टाइमिंग के लिए कंटेंट हो गया है क्योंकि 600 बिलियन के आसपास मार्क टू मार्केट लॉसेस हैं। और ये जो सिलिकॉन वैली बैंक है, इसे आप बिग्स बॉय बैंक बोल सकते हैं क्योंकि इनको काफी लिक्विडिटी आया कोविड पीरियड में, क्योंकि काफी डील्स हो रही थी, इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट एकदम जीरो था। और बैंक जो है, क्योंकि ये वीसी से डील करता है, उतना लेंडिंग नहीं कर सकता था, तो उसने लॉन्ग डेटेड बॉन्ड्स लिए, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज खरीदी। उस समय यील्ड अच्छा था, 1.25% का था, पर बाद में फेड ने रेट बढ़ाया। और अगर आप 12 महीने तक इंटरेस्ट रेट जीरो रखेंगे, 12 साल तक जीरो रखेंगे, डॉलर प्रिंट करेंगे, तो सडनली 12 महीने में अगर आप रेट को 0 से 5% ले जाएंगे, तो कुछ एक्सीडेंट तो डेफिनेटली होगा। वो इस फॉर्म में आया, और क्राइसिस हर बार नए फॉर्म में आता है। बट आई थिंक फेड ने स्विफ्टली एक्ट किया, फेडरल ट्रेजरी ने, और 1 साल का लाइन दिया है बैंक्स को। तो मुझे लगता है टाइमिंग के लिए प्रॉब्लम सॉल्व। बट यूएस में अभी भी डेट बहुत है, 31-32 ट्रिलियन डॉलर का डेट है इकोनॉमी में। क्रेडिट कार्ड डेट बहुत ज्यादा है, स्टूडेंट लोन बहुत ज्यादा है। तो ये और रेट्स अभी भी काफी हाई हैं, और ये शायद कुछ टाइम हाई रहेंगे क्योंकि उनको इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करना है। तो फॉर द टाइम बीइंग ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और कंटेजियन नहीं लगता है। बट थोड़ा हमें ये मान लेना कि सब कुछ ठीक हो गया है, और इसके बाद रेट एकदम से कट होना शुरू हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता वो सब होने वाला। बिल्कुल ठीक। तो ये फॉर द टाइम बीइंग कंटेन हुआ है, लेकिन दिक्कतें ऐसा नहीं है कि सब की सब खत्म हो गई हैं। हो सकता है रीसरफेस करें, हमें वॉचफुल रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। दूसरा, इन डेवलपमेंट्स की जो गुरमीत हुआ क्या, बीच में जिस तरह से वो पॉवेल साहब की टेस्टिमनी आई थी, वो टेस्टिमनी से तो क्लियर कट पिच ऐसा लग रहा था आधे % की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मार्च के महीने में वो 25 का टोकन जब आया था, उसके बाद वापस दरें बढ़ेंगी। अब क्या इन इवेंट्स के बीच में, क्योंकि हुआ जो कुछ दिक्कत है, क्योंकि फेड ने बहुत एग्रेसिवली छोटे स्पैन ऑफ टाइम में एक्ट कर दिया, उसके बाद सारे समीकरण बिगड़ गए। अब ये जो कुछ हुआ है उसके बाद ऐसा हो गया है क्या कि आधे % की रेट हाइक लेस लाइकली है 22 मार्च को फेड की तरफ से? मेरा ये मानना है कि शायद पॉज भी हो सकता है आशीष, क्योंकि जब आपका सिस्टम, सी आप प्राइस स्टेबिलिटी मेन गोल होता है, जो फेड ने बोला भी है। और अगर फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी पे अगर सवाल आएगा, तो कुछ टाइम के लिए मुझे लगता है हो सकता है फेड पॉज करे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फेड पूरी तरह पॉज करेगा, पर मेरा ये मानना है कि पीक रेट्स लगभग यूएस में आ चुके हैं। ऐसा ऐसा मेरा मानना है। और दूसरा, जैसा मैंने बोला कि इस सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट होता है इन चीजों का, क्योंकि बहुत सारे पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम का पैसा वहां लगा हुआ है। तो जब बैंक डिफॉल्ट जो होता है, वो सिस्टम वाइड क्राइसिस इशू करता है, वो सीरीज ऑफ बैंक्रप्सीज हो सकती है। हमने देखा बहुत सारी इंडियन कंपनीज का कुछ सब्सिडीज का एक्सपोजर था। हमने वो चीज यूरोप में देखी, काफी सारे कंपनीज में देखी, जहां 10-20-25% तक उनकी ट्रेजरी के फंड्स वहां पे थे। उससे पेरोल इम्पैक्ट हो सकता है, पूरा टेक इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। तो सेकंड थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट होते हैं, और फेड ने 2008 से में ये देखा है। तो मुझे लगता है कि फेड शायद थोड़ा पॉज करेगा। इंडियन मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे दो बड़े कंसर्न थे। एक अदानी इशू था, जो मुझे लगता है अब सेटल होता दिख रहा है। उन्होंने कल भी प्रीपे किया है, जो उन्होंने फाइनेंसिंग करी थी अंबुजा के लिए। और जो हमारे बैंक्स को लेके एक थोड़ा सिस्टमिक रिस्क की बात हो रही थी, वो मुझे नहीं लगता, ओवरब्लोन थी, बट मुझे लगता है वो सेटल्ड है। और ये जो दूसरा इशू बाजार को परेशान कर रहा था कि रेट और बहुत तेजी से बढ़ेगा, मुझे लगता है उसका भी जो है, हम पीक रेट्स के नजदीक पहुंच गए हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो दो जो बड़े कंसर्न थे जो हमारे इंडियन मार्केट्स के, वो मुझे लगता है एड्रेस होते हुए दिख रहे हैं। ओके, आई थिंक इन्हीं दो विषयों पे बात करेंगे, लेकिन आशीष, थोड़े से गुरमीत जी के ना ट्वीट्स के बारे में बात करते हैं। दरअसल मैं दिल्ली ऑफिस में, गुरमीत जी काफ़ी समय से आ रहे थे यहाँ स्टूडियो में। आशीष बैठते थे, वो सुबह का इंटरेक्शन होता था उनका TV 18 पे, फिर चले जाते थे। लेकिन अब मैं गुरमीत जी को धीरे धीरे समझ रहा हूँ। इनके 2 ट्वीट्स देखिए आशीष, हालांकि 3 थे,
लेकिन जरा दो देखिए आपकी स्क्रीन पे, माय फ्रेंड इन पंजाबी बाग आफ्टर हियरिंग अबाउट एसवीबी इंसॉल्वेंसी, दिस इज व्हाई आई डोंट हैव एन इन्वेस्टमेंट। बैंक्स का कोई भरोसा नहीं, बी ए नेट बोरोवर ब्रो। और दूसरा ट्वीट देखिएगा इनका, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। गुरमीत जी आज सुबह सुबह कल किया था मेरे ख्याल से आपने ये ट्वीट, जरा प्लीज वो लेके आइएगा। ड्यूरिंग माई मॉर्निंग वॉक I bumped into a group of senior citizens of my society. Almost everyone was worried about markets and investment in US. Best part is that they tracked everything, but only 2 out of 15 and 16 members had stock, and overall exposure was nil. गजब ट्वीट थे यार, गजब नहीं। अभी गुरमीत जी जब हम लोग डिस्कशन वीरू खत्म कर देंगे तो गुरमीत जी एक हरियाणा पुलिस का जोक सुना के जाएंगे आपको, वो बात की बात है। लेकिन गुरु आप सवाल पूछ लीजिए मार के। गजब गजब, वो किलर था यार, वो मतलब वो जोक तो किलर था आशीष, यकीन मानिए। अच्छा गुरमीत जी, अच्छे ट्वीट्स थे आपके बहुत, अगर आप देखें शानदार ट्वीट्स थे। पहले आते बाजार पे, वो जाते जाते जरूर चुटला सुनाइएगा बोला। ये आपने दो कंफर्ट की बात करी, अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स और साथ ही साथ पीक रेट इन इंडिया, और बहुत नजदीक खड़ा है आपका अर्निंग सीजन भी, बहुत नजदीक खड़ा है। अब बताइए, जब थोड़ी समस्याओं का निवारण होता हुआ नजर आ रहा है आपको, तो आपकी शॉपिंग लिस्ट में इस वक्त है क्या, प्रेफर क्या कर रहे हैं? आपने बजट में एक शॉपिंग लिस्ट अपनी डिस्क्लोज की थी, अब आपकी शॉपिंग लिस्ट में क्या है? दो तीन पॉकेट्स हैं जिनको हम ट्रैक कर रहे हैं। मुझे लगता है जैसा बैंक्स में, मुझे लगता है कि इंडियन बैंक्स में थोड़ा ओवरसोल्ड जोन में लगते हैं मुझे कुछ बैंक, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है या कुछ और अच्छे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। आईसीआईसीआई बैंक में करीबन करीबन 15% के ऊपर का करेक्शन आया है उसके पीक से। बेस्ट एवर क्वार्टर था। क्रेडिट कॉस्ट कंटेन्ड है, डिजिटल इनिशिएटिव्स बहुत अच्छे हैं। लोन मिक्स आप देखेंगे ऑलमोस्ट 70% रिटेल है। लाइबिलिटी साइड, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि ये साल लाइबिलिटी साइड डिफरेंशिएट करेगी बैंक्स का, कितना स्ट्रांग आपका डिपॉजिट बेस है, कितना कासा है। आप देखिए कि हिंदुस्तान का, क्योंकि एसवीबी की बात कर रहे हैं, आईसीआईसीआई में 50% कासा है। मतलब जो छोटे निवेश, जो करंट और सेविंग अकाउंट होते हैं और जो ग्रैनुलर बेस है वो ज्यादा है। हमने देखा कि जो एसवीबी में था वो बल्क डिपॉजिट्स थे, $2.5 लाख, जो इंश्योरेंस था वो सिर्फ 5% था। तो जितना बैंक की लाइबिलिटी ग्रैनुलर होती है, उतना एक उनको कॉस्ट ऑफ फंड उनका लोअर होता है, वो डी रिस्क होते हैं, उतना आपको एग्रेसिव नहीं होना पड़ता है लेंडिंग के लिए। बैंक का मेन काम कम कॉस्ट पे बोरो करना है और हाई कॉस्ट पे लेंड करना है। तो मुझे लगता है कि काफी स्ट्रेंथ है आईसीआईसीआई बैंक में, और करेक्शन हुआ है। कुछ मुझे मिड कैप बैंक्स भी अच्छे लगते हैं, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट है, फेडरल बैंक है, एक आध दो एनबीएफसी हैं जो मुझे लगता है कि अच्छा करेंगे आगे जाके। पूना वाला फिनकॉर्प है। दूसरा, मैं कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल्स को लेके काफी कंस्ट्रक्टिव हूँ। मुझे लगता है जो हाउसिंग है, हमने चाइना में अगर आप देखा होगा कि जो ग्रोथ आई 10 सालों में, बड़ी हाउसिंग लेग थी, अर्बनाइजेशन होता गया। मुझे इंडिया में भी वही साइकिल देखने को मिल रही है। आप देखिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के बावजूद हाउसिंग रजिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग है। हमने हर बार देखा है कि जब 9-9.5% हो जाता है होम लोन का रेट, तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस आई है मिड एंड में, बट अभी भी नंबर बहुत अच्छा है, चाहे आप वो रजिस्ट्रेशन देखिए। और ये जो हाउसिंग लेड ग्रोथ है, इससे जो मुझे लगता है कि हाउसिंग लेड केपेक्स साइकिल आपको अगले 2-3-4 साल में देखने को मिलेगी। तो आप उसको इंडस्ट्रियल्स, सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल के थ्रू प्ले कर सकते हैं। तो मुझे कुछ सीमेंट स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, कुछ बिल्डिंग मटेरियल में जो केबल एंड वायर की कंपनी है पॉलीकैब, वो पसंद है। कुछ और कंपनीज भी हम इसमें देखते हैं। तो ये दो थीम मुझे अच्छी लगती हैं। और कुछ कैपिटल गुड कंपनीज जैसे एलएनटी है, और अगर आप प्रॉक्सी खेलना चाहें कैपिटल गुड्स का और कंस्ट्रक्शन का, तो एक कंपनी है टाटा केमिकल जो सोडा ऐश की लार्जेस्ट मेकर है। और सोडा ऐश जो है यूज होता है ग्लास बनाने में, जिसका अगेन एंड यूज इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग में बहुत ज्यादा है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। ये हो गया बेहतरीन गुरमीत के कंप्लीट सर्कल के सबसे प्रेफर्ड पिक्स इस समय के। अच्छा गुरमीत, मैं वापस आ रहा हूँ क्योंकि आज तो क्या है, वो सबको यही जानना है एसवीबी रिलेटेड सारे डेवलपमेंट्स। ये पिक्स तो गुरमीत की स्क्रीन पे प्लीज चलाते रहिएगा। दो कंसर्न्स वीकेंड में बहुत माउंट हो रहे थे। एक को तो आपने ब्यूटीफुली एड्रेस कर दिया है, हमारा बैंकिंग, हमारे फाइनेंशियल्स, वो सिस्टम, हम भी कितने दिक्कत में हैं, वो आपने क्लियर कर दिया। हमारे रेगुलेशन बहुत स्ट्रांग है, हमारी बैंक की बैलेंस शीट स्ट्रांग है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज है। दूसरा कंसर्न था वो स्टार्टअप्स को लेकर। अगर यूएस में कहीं स्टार्टअप्स को लेकर इस तरह के कंसर्न्स आ रहे हैं, उनको अपने पैसे विड्रॉ करने की जरूरत पड़ रही थी, फंडिंग चोक हो रही थी,
उस बीच में क्योंकि कंप्लीट सर्कल भी आई एम श्योर कुछ एक्सपोजर होगा, क्या बातचीत करके लग रहा है, क्या स्टार्टअप्स के लिए वाकई जो स्पेस में हम आए हैं, जिस समय में आए हैं, काफी दिक्कतें बढ़ रही हैं क्या? आशीष, मेरा ये मानना है कि प्राइवेट मार्केट में शेकअप अभी भी बाकी है। हमने कुछ कुछ हद तक देखा है, बट कुछ आपको और देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ऑब्सीन वैल्यूएशंस थी बहुत सारे पॉकेट्स में। तो हमने पहले देखा क्रिप्टो मार्केट में शेकअप हुआ, लगभग $2 ट्रिलियन का मार्केट कैप अगर मैं बोलूं लूज हुआ है। बहुत सारे स्टार्टअप्स अगर आप प्राइवेट मार्केट ट्रैक करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो अनलिस्टेड शेयर्स भी डील करते हैं, चाहे वो फार्म इजी रहा हो, चाहे वो और भी टेक कंपनीज के नाम रहे हो। लिस्टेड स्पेस में हमने 60-70% करेक्शन देखा है। आप जोमेटो देखिए, 4 बिलियन के मार्केट कैप पे है, 4 साढ़े 4। स्विगी का लास्ट राउंड शायद $10 बिलियन पे हुआ था। अब वो अगला कैपिटल रेज के लिए या तो आपको मार्कडाउन करना पड़ेगा, या आप उम्मीद करेंगे कुछ कुछ ऐसा चेंज हो कि वैल्यूएशंस वापस आ जाए, जो कि मुश्किल होता दिखता है। तो ये जो रोटेशन ऑफ कैपिटल था, ये बंद हो गया, और आपको बहुत बहुत स्पेस में आप देखेंगे ब्लॉक डील्स आ रही हैं। बहुत सारे जो पी फर्म्स हैं एग्जिट कर रहे हैं। वो क्लियर पॉइंट आउट कर रहा है कि थोड़ा लिक्विडिटी क्रंच है, क्योंकि जो रोटेशन था कैपिटल का वो कम हो गया है। तो मेरा ये मानना है कि ये शेकअप अभी तभी मैंने बोला है प्रॉब्लम टाइम बीइंग के लिए एड्रेस हुई है, बट इसका सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट आएगा जैसे जैसे और फेलर्स आपको देखने को मिलेंगे स्टार्टअप स्पेस में। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सारी कंपनीज खराब है, शेकअप होता है, और उसमें सक्सेस रेट हमने देखा ही है कि 5-10% होता है। जो करता है वो बहुत अच्छा करता है। तो उसका सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट आपको बैंक्स में, फाइनेंशियल सेक्टर में, हर जगह आपको सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जो भी बाय कर रहे हैं वो शायद, मुझे लगता है ट्रेडिशनल बिजनेसेस शायद वापस से अच्छा करेंगे। जो बोरिंग बिजनेसेस हैं, जो रीजनेबल वैल्यूएशंस पे हैं, जहाँ पे अच्छे कैश फ्लोज हैं, आई थिंक अगला ये साल जो है शायद उनका रहने वाला है। चलिए, हो गई मार्केट वार्केट की बात गुरमीत। दिन भी बुरा नहीं है, जितना डर लग रहा था वीकेंड पे, थोड़ा सा रिस्पाइट स्क्रीन पे प्ले आउट हो रहा है, कुछ हरियाली के साथ कामकाज हो रहा है। लगा नहीं था ऐसा एटलीस्ट संडे आफ्टरनून तक। जाते जाते कुछ वो हरियाणा वाला बताइए, किस्सा क्या था वो ठुल्ले वाला? ठुल्ले मतलब हम एमपी में कहते हैं पुलिस वालों को, पुलिस वाला। तो उसमें आशीष जी, एक्चुअली क्या है कि जब मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल होता है, तो क्या है कि थोड़ा ह्यूमर भी आना चाहिए, अदरवाइज क्या है, टेम्परामेंट भी इंपॉर्टेंट है वॉलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए। तो ये एक वो लेडी थी, उनकी कार बंद हो गई ट्रैफिक सिग्नल पे, तो ग्रीन पे भी नहीं चली, येलो पे भी नहीं चली, और रेड पे भी नहीं चली। काफी देर खड़ी रही, पीछे से लोग हॉन्क कर रहे थे। तो फिर एक जो कांस्टेबल थे, रामफल जी, वो आए। उन्होंने बोला, मैडम क्या बात होगी, कोई भी कलर पसंद नहीं आ रहा है क्या? तो वो कह रहे थे कि आपको शायद कोई भी कलर पसंद नहीं आ रहा है ट्रैफिक लाइट का। गुरमीत, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से मार्केट, ये क्राइसिस और अपनी स्टॉक पिक सब कुछ समझाने के लिए, और मूड थोड़ा सा लाइट रखने के लिए। चलिए वीरो, कार्यक्रम को समेटा जाए। नीरज जी आ गए सारी दिक्कतें दूर करने के लिए सब। हाँ, बिल्कुल।